ये 5वां चैप्टर है, चौथा चैप्टर तक हो गया था ना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्लास में ही बताए थे कि जो सौर मंडल में 8 ग्रह है उसमें से सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी पर ही मानव जो है ना जीवित रह सकता है, क्योंकि मानव जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ है जैसे जल यानी पानी, वायु, ठीक है, और उसके बाद भूमि यानी मिट्टी, ये सब कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी पर ही पाई जाती है। इसलिए मानव जो है ना पृथ्वी पर ही जीवित रह सकता है। और जो पृथ्वी है ना उसकी सतह ऐसी है जहाँ पर पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक, यानी अभी जो हम नाम लिए हैं तीनों का, ठीक है, पर्यावरण का 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलता है और तीनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं, ये ठोस भाग जो स्थल है, भूमि, ठीक है, इसको कहा जाता है भूमंडल। ठीक, और उसके बाद वायु, यानी वायु की जो परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, जो दिखती नहीं है हमें लेकिन ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद होती है, तो इसको हम वायुमंडल बोलते हैं। और इसी वायुमंडल में जीवन से संबंधित जो जितना भी आवश्यक गैस है जैसे ऑक्सीजन जिसमें हम लोग सांस लेते हैं वो कहाँ है मौजूद? वायुमंडल में। नाइट्रोजन जिससे पेड़ पौधे की वृद्धि होती है, ठीक है, वो वायुमंडल में ही मौजूद है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बहुत सारा गैस है, ठीक है, जो वायुमंडल में मौजूद है। इसके अलावा ये भी बताए थे कि पृथ्वी का जो है ना बहुत बड़ा भाग जो है ना जल से घिरा है। पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जल से घिरा है, तो इसको कहा जाता है जलमंडल। ठीक है, और जलमंडल में जो जितना भी जल का रूप है, जैसे मान लो कुछ जल बर्फ़ के रूप में है, कुछ जल जलवाष्प के रूप में है, तो ये सब जो जल है ना, जल का जितना भी रूप है वो सब जलमंडल में आ जाता है। आया बात समझ में? अब जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं ना उसको बोलते हैं जीवमंडल। जीवमंडल एक पृथ्वी का एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें ये तीनों यानी जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल तीनों एक साथ मिलता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है, और यहीं पर हर तरह का जीवन पाया जाता है। हर तरह के जीवन से क्या मतलब है? जो कोई भी जीव को देख लो, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कीट हो, जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो, कुछ हो, ठीक है, बड़ा से बड़ा हाथी हो, वो सब कहाँ रहता है? जीवमंडल में ही रहता है, जहाँ पर वायु, स्थल और जल तीनों एक साथ मिलता है। आया बात समझ में? ठीक है, तो तीनों को यानी ये जो पर्यावरण का 3 महत्वपूर्ण घटक है कौन कौन है? पहला है भूमंडल, ठीक है, देखो ध्यान से समझना। पहला क्या है? भूमंडल। दूसरा जलमंडल, और तीसरा वायुमंडल। ये तीनों जो है ना पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, ये तीनों को बारी बारी से समझो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसको कहा जाता है भूमंडल। ये भूमंडल जो है ना भूपर पट्टी की चट्टानों से बना है और मिट्टी की पतली परतों का बना है, और यहाँ पर सभी जीवों के लिए जो है ना पोषक तत्व पाया जाता है। ये जो भूमंडल है सभी जीवों के लिए यहाँ पर पोषक तत्व पाया जाता है। अब एक बात बताओ, अभी इसको रहने दो, पहले इसको देख लो। देखो भूमंडल जो है, ये जो ग्लोब दिख रहा है ना, यही पृथ्वी है तुम्हारा। ठीक, इस पर जितना भी रंगीन भाग दिख रहा है, रंगीन भाग, ये सब भूमंडल है। इस सबको क्या बोलते हैं? भूमंडल। और जितना भी वाइट भाग दिख रहा है, हालांकि ज़्यादातर ग्लोब में जल को जो है ना नीले रंग से दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वाइट कलर से दिखाया गया। तो ये जितना भी तुमको वाइट कलर दिख रहा है ना, ये सब क्या है? जल है। ठीक है, जल है, तो इसको जलमंडल बोलते हैं। वाइट वाला भाग जलमंडल है, और ये जो तुम देख रहे हो रंगीन भाग वो क्या है? भूमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी पर जितना भी जीव पाया जाता है, जितना भी जीव है, वो सब के लिए जो पोषक तत्व है ना वो कहाँ पाया जाता है? भूमंडल में। ठीक है, भूमंडल पे यानी भूमि के सतह पर। देखो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा ही ना हमारे लिए पोषक तत्व है। मतलब पेड़ पौधे से ही हम पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? देखो, जीव में कुछ जीव ऐसा है जो सीधे पेड़ पौधों को खा जाता है। जैसे हम लोग साग सब्जी जो खाते हैं वो क्या है? पेड़ पौधा है ना। तो हम सीधे कहाँ मतलब से भोजन प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से। या तो हम लोग मांस मछली भी खाते हैं,
तो मांस मछली खाते हैं तो वो तो पेड़ पौधे से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मांस में जैसे अगर बकरी है, ठीक है, तो वो फिर अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करती है? पेड़ पौधे से। तो हम या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहाँ से जुड़े हुए हैं? पेड़ पौधे से ही। और हम ही नहीं, दुनिया का जितना भी जीव है वो सब अपना पोषक तत्व, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, भूमि से ही प्राप्त, यानी पेड़ पौधे से ही प्राप्त करता है। और पेड़ पौधा कहाँ उगता है? भूमि से। तो भूमंडल ही जो है ना सभी जीवों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। इतना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो बता दिए। अब भूमंडल जो है ना उसको दो भागों में बांटा जाता है। जो भूमंडल का बहुत बड़ा स्थलीय भाग होता है उसको बोलते हैं महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं? महाद्वीप। ठीक है, पहला भाग जो है वो महाद्वीप है। और दूसरा क्या है? महासागरीय बेसिन। जो पहला भाग है जो स्थलीय भाग उसको बोलते हैं महाद्वीप, और दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं महासागरीय बेसिन। क्लियर है? इतना समझ में है? अब चलो पहले हम महाद्वीप को समझ लेते हैं। ठीक है, महाद्वीप को देखो, विश्व में जो है ना, पूरे विश्व में जितना भी ये भूभाग देख रहे हो तुम, इसको 7 अलग अलग भागों में बांटा गया। 7। ठीक है, यानी पूरे पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितना? 7। जो महासागरीय बेसिन यानी बड़े बड़े जलाशयों से एक दूसरे से अलग है। ठीक है, एक दूसरे से अलग है। महाद्वीप 7 है। ठीक है, और ये बड़े बड़े जलाशयों से एक दूसरे से अलग है। अब वो 7 कौन कौन महाद्वीप है? देखो, सबसे पहला है एशिया। कौन है? एशिया। दूसरा यूरोप। ठीक है। तीसरा अफ्रीका। ठीक है, तीसरा कौन है? अफ्रीका। चौथा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका। ठीक है। पांचवा दक्षिणी अमेरिका, या इसी को दक्षिण अमेरिका बोलते हैं। ठीक है। छठा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, 7वां अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। क्लियर है? विश्व में कितना महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। ठीक है, ये 7 महाद्वीप कौन कौन है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आया बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ये एशिया जो है ना पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखो, तुम लोग को सबसे पहले क्लास में बताए थे कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, निचली भाग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और इधर वाला यानी इस तरफ वाला पूर्वी और इस तरफ वाला पश्चिमी गोलार्ध। तो एशिया महाद्वीप जो है वो पूर्वी गोलार्ध में, यानी पृथ्वी है ना ये, तो इसके इस गोलार्ध में, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। आया बात समझ में? एशिया कहाँ स्थित है? पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में। अब देखो ध्यान से, एशिया के पश्चिम में यानी पूर्वी गोलार्ध में जो स्थित है, तो एशिया के इस तरफ पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है। यूराल। ठीक है, क्या नाम है पर्वत का? यूराल पर्वत, जो इसको यूरोप से अलग करती है। किससे? यूरोप से अलग करती है। अब देखो ध्यान से, एशिया महाद्वीप के एक तरफ जो यूराल पर्वत है, यानी पर्वत तो भूमि होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरफ से भूमि से गिरा है और बाकी 3 तरफ से ये जल से गिरा हुआ है। बाकी 3 तरफ से जल से गिरा। क्लियर है यहाँ तक? एशिया महाद्वीप जो है ना विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और उसके पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है, जो इसको यूरोप से अलग करती है। यह 3 तरफ से जो है ना समुद्र से यानी जल से घिरा हुआ है। ठीक है,
और कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा बताए थे पृथ्वी पर, देखो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ये विषुवत वृत्त है, विषुवत की वृत्त के 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है कर्क रेखा। तो वो कर्क रेखा जो है ना एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। और देखो और ध्यान से समझना, कुछ भूभाग ऐसा है जो जिस पर यूरोप और एशिया यानी दोनों का भूभाग है, दोनों के का संयुक्त भूभाग है। तो दोनों के संयुक्त भूभाग को जो नाम है उसको यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। यानी यूरेशिया एशिया का भी है और यूरोप का भी है, ठीक है। यूरोप और एशिया दोनों के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। आया बात समझ में? क्लियर है? चलो अब देखो यूरोप, अब हम इसको दूसरे नंबर पर लिखे तो ऐसा मत समझना कि एशिया के बाद यूरोप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऐसा नहीं है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है और ये एशिया के पश्चिम में स्थित है, एशिया के पश्चिम में स्थित है और ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। समझ में आ गया? 3 तरफ से। क्यों 3 तरफ से घिरा हुआ है? क्योंकि इसके एक तरफ तो एशिया है, एशिया महाद्वीप, तो वो तो स्थलीय भाग है, तो बाकी 3 ही तरफ ना बचा, तो ये 3 तरफ से समुद्र से यानी जल से, महासागर से घिरा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अफ्रीका है तीसरे नंबर पे। तो अफ्रीका जो है ना वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। देखो इसका बहुत बड़ा भाग जो है ना उत्तरी यानी ऊपर की ओर, ये ग्लोब है ना, नीचे दक्षिणी गोलार्ध ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, इसका बहुत बड़ा भाग जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऊपर की ओर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। अब ध्यान से समझना। और उसके बाद जो है ना विषुवत वृत्त जो बताए थे तुम लोग को, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और केवल विषुवत वृत्त ही नहीं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त, ये तीनों रेखा जो है ना अफ्रीका से होकर गुजरती है। केवल यही एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका ही जिससे होकर तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त, तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। सिर्फ यही एक ऐसा महाद्वीप है और कोई ऐसा महाद्वीप नहीं है जो जिससे होकर ये मतलब तीनों रेखाएं गुजरती हो। अब बात समझ में? और ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। क्लियर है? सहारा रेगिस्तान का नाम सुने हो? वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो अफ्रीका में ही स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी वो भी अफ्रीका में ही बहती है। अब बात समझ में यहाँ तक? क्लियर है? चलो अब ध्यान से देखना। चौथा है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका जो है ना विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल यानी एक छोटे से स्थल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है यानी जो स्थल से जुड़ा हुआ है, जिस स्थल से, उस स्थलीय भाग का नाम है, क्या नाम है? पनामा स्थल संधि। क्या नाम है? पनामा स्थल संधि। यानी उत्तर अमेरिका एक संकरे स्थलीय भाग से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं पनामा स्थल संधि। अब बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। और ये जो उत्तर अमेरिका है ना ये उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तर यानी ऊपर की ओर और पश्चिम यानी इस तरफ, ठीक है। यानी देखो उत्तर इधर है ना, उत्तर ये, और ये हो गया पश्चिम, तो यानी इस भाग में, ठीक है, उत्तर अमेरिका स्थित है। क्लियर है? अब बात समझ में? और ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है उत्तर अमेरिका, ठीक है। अब देखो 5वें नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका जो है ना पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी इस वाले भाग में, यहाँ पर पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और देखो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एक ठो, जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? एंडीज। ये दक्षिण अमेरिका से उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है ऐसे, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, देखो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी, लेकिन सबसे बड़ी नदी, बड़ी का मतलब क्या? लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। वो अमेजन जो है ना ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अब बात समझ में? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलो अब देखो ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप
ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया ये भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसको द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ना, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है, बहुत बड़ा महाद्वीप है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण ध्रुव जो है, देखो दक्षिणी गोलार्ध नीचे होगा, ठीक है, नीचे। और देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक तो है भी, दक्षिणी गोलार्ध नीचे है और लिखा हुआ है अंटार्कटिका, ठीक है। तो देखो ये जो दक्षिणी गोलार्ध है ना, दक्षिणी गोलार्ध, तो सॉरी हाँ दक्षिणी गोलार्ध है। अब ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये दक्षिण ध्रुव जो है ना, दक्षिण ध्रुव जो है अंटार्कटिका के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के बीच में स्थित। अब मालूम है तुमको कि जब ये ध्रुवीय भाग में स्थित है, ठीक है, ध्रुवीय भाग में, तो हम तुम लोग को बहुत पहले बताए थे कि जो ध्रुवीय भाग है ना पृथ्वी का, उस पर सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो ये ध्रुवीय भाग में स्थित होने के कारण ये जो है ना हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है, मोटी परतों से, यानी हमेशा बर्फ की परत से ढका रहता है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर कोई भी तरह का अस्थायी निवास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे देश का शोध संस्थान स्थित है। भारत का भी शोध संस्थान है यहाँ पर, जिसका नाम है मैत्री, ठीक है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दो ठो है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। आया बात समझ में? क्या नाम है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो क्लियर है? महाद्वीप समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक था महाद्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, ठीक है। अमेजन नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज, इंडीज कहाँ स्थित है? इंडीज, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका में नहीं, अफ्रीका में, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील कहाँ बहती है? अफ्रीका में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, जिसको सहारा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब इसको मिटा देते हैं। अब महासागरीय बेसिन समझते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना? चलो चलो अब याद ध्यान दो। देखो महासागरीय बेसिन, ये जो महासागर है वो विश्व यानी पूरे पृथ्वी पर जितना भी महासागर है ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। महासागरीय बेसिन यानी जो जल का पूरा भाग है उसको जलमंडल बोला जाता है, ठीक है। और जलमंडल अलग अलग भागों में बटा हुआ है जिसको हम महासागरीय बेसिन या महासागर का नाम देते हैं। क्लियर है? महासागर का ये जो विश्व में जितना भी महासागर है ना ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पूरा महासागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जितना भी महासागर है सबका तल यानी जो निचला भाग है, सबसे निचला भाग जहाँ से भूमि शुरू होती है यानी जल खत्म होकर भूमि शुरू हो जाती है, वो तल जो है ना सभी महासागर का एक समान है। और उसी तल से जो है ना हम लोग भूमंडल की ऊंचाई भी ज्ञात करते हैं। भूमंडल की यानी ये जो भूमि देख रहे हो तुम, भूमि इसकी ऊंचाई यानी कौन जगह कितना ऊंचा है ये हम कैसे ज्ञात करते हैं? समुद्र तल से। समुद्र तल को शून्य माना जाता है और वहीं से जो है ना इस भूमंडल की ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है। आया बात समझ में? तो देखो विश्व का सबसे ऊंचा भाग जो है ना वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कौन है विश्व का सबसे ऊंचा भाग? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? हिमालय में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,848। और यही विश्व का सबसे गहरा भाग जो है ना वो प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। क्या नाम है? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई क्या है? क्या नाम है उसका? मेरियाना गर्त,
इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। इसका सबसे गहरा भाग कौन है? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। और विश्व का सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। आए बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब ध्यान से समझोगे। अब महासागरीय का सबसे प्रमुख भाग यानी जलमंडल का सबसे प्रमुख भाग कौन है? देखो, जलमंडल पृथ्वी के 71% भाग पर जो है ना जल पाया जाता है, जिसको जलमंडल बोलते हैं। केवल 29% भाग में ही क्या पाया जाता है? स्थल पाया जाता है, यानी भूमंडल। ठीक है, उस 71% भाग में जितना जल है, ठीक है, उसमें सारा विश्व का सारा जल शामिल है। चाहे वो महासागर का जल हो, नदी का जल हो, हिमानी का जल हो, हिमानी मतलब जो बर्फ की नदियाँ होती है उसका जल हो, झील हो, तालाब हो या जलवाष्प हो, सारा जल जो है ना उसी 71% जल में शामिल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जलमंडल। तो जलमंडल का सबसे प्रमुख भाग कौन होता है? महासागरीय बेसिन, जिसको हम महासागर का नाम देते हैं। ठीक है, महासागर। क्लियर है यहाँ तक? देखो, महासागर सबसे प्रमुख भाग क्यों है? क्योंकि जलमंडल में जितना जल है उसका 97% भाग, कितना भाग? 97% भाग केवल कहाँ पाया जाता है? महासागर में। और ये महासागर का जो जल है ये बहुत ज़्यादा खारा यानी बहुत ज़्यादा नमकीन है। इतना नमकीन जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं, मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। अब बात समझ में? उसके बाद फिर जो 2% जल है जलमंडल का, वो बर्फ की परतों के रूप में है। ठीक है, बर्फ की परत, जिसको हम बोलते हैं हिमानी। ठीक है, और बाकी फिर जलवाष्प के रूप में है। जल का बहुत कम भाग अलवन जल के रूप में मौजूद है। अलवन जल का मतलब जिसको हम मानव इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी जो हमारे लिए उपयोगी है उसको क्या बोलते हैं? अलवन जल। आए बात समझ में? ठीक है, तो इसीलिए अब मालूम है हमको कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जल उपस्थित है, इसलिए इसको कहा जाता है नीला ग्रह। लेकिन नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम जो है ना जल की कमी महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका बहुत बड़ा भाग यानी जल का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। देखो ना, 97% महासागर में चला गया, 2% बर्फ के रूप में है, फिर उसके बाद कुछ जलवाष्प में है, बाकी जो बच गया थोड़ा सा 1% से भी कम जल वही अलवन जल के रूप में मौजूद है। तो जल की कमी तो महसूस होगी, है ना? अरे बात समझ में? ठीक है, तो जलमंडल का सबसे प्रमुख भाग कौन है? महासागर। देखो, महासागर का जल जो है ना वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है, गति करता रहता है। महासागर की 3 महत्वपूर्ण गति होती है: तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ठीक है, क्या क्या है? तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ये महासागर की 3 महत्वपूर्ण गति होती है। ठीक है, महासागर जो है ना बड़े से छोटे के आधार पर प्रमुख महासागर जो है वो 5 गो है। ठीक है, हम 5 का नाम लिख रहे हैं। देखो, सबसे पहला है प्रशांत महासागर और यही सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। ठीक है, दूसरा है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, तीसरा है हिंद महासागर। ठीक है, चौथा दक्षिणी महासागर। क्या है? दक्षिणी महासागर। ठीक है, और 5वां है आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये 5 महासागर जो है ना प्रमुख है। अब देखो, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ध्यान से समझोगे। देखो, प्रशांत महासागर जो है ना ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। वैसे विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन है? प्रशांत महासागर। क्लियर है? ठीक है, इसका जो आकार है प्रशांत महासागर का वो वृत्ताकार है। ठीक है, और विश्व का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना गर्त है बताएं अभी, वो कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। क्लियर? अटलांटिक महासागर,
अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये जो है ना अंग्रेजी के एस के अक्षर के आकार का है, ठीक है, अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा। अब देखो अटलांटिक महासागर के जो है ना पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है। पश्चिमी किनारे पर यानी इस ओर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण। चलो हल्ला नहीं करो। इसके पूर्वी किनारे पर क्या है? यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका, क्लियर है। और देखो व्यवसाय की दृष्टि से जो है ना सबसे व्यस्त महासागर भी अटलांटिक महासागर ही है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। चलो अब देखो तीसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है ना किसी देश के नाम पर रखा गया, और वो कौन सा देश है? हिंदुस्तान के नाम पर इस महासागर का नाम रखा गया, ठीक है, हिंद महासागर। इसका आकार जो है ना त्रिभुजाकार है, ठीक है। और इसके उत्तर में देखो, इसके जो है ना उत्तर में एशिया है। क्या है? एशिया, ठीक है। देखो हिंद महासागर के उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका, और इसके पूरब में जो है ना ऑस्ट्रेलिया स्थित है, ठीक है, पूरब में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब देखो ध्यान से दक्षिणी महासागर, ये दक्षिणी महासागर जो है ना अंटार्कटिका महाद्वीप, पता है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरती है। और ये दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर जो है ना 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, यानी एकदम दक्षिण, यानी नीचे की ओर। देखो उल्टा कर दिया ग्लोब को भी, यहाँ इधर, ठीक है, यहाँ स्थित है दक्षिणी महासागर, क्लियर है। चलो अब लास्ट है क्या? आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये आर्कटिक महासागर जो है ना वो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। कहाँ स्थित है आर्कटिक महासागर? उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, ठीक है। और ये जो है ना उत्तर ध्रुव को चारों ओर से घेरता है, ठीक है, उत्तर ध्रुव को चारों ओर से घेरता है। अब देखो ध्यान से समझना, उत्तर ध्रुव को चारों ओर से घेरता है। ये जो है ना आर्कटिक महासागर, ये एक छिछले जल वाले संकरे भाग के साथ प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। छिछले जल वाले मतलब इस तरीके से, ठीक है, प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। और इसको जो है ना ये प्रशांत महासागर से जैसे जुड़ा हुआ है, तो इस जल संधि को जो है ना बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि। है बात समझ में? ठीक है, बेरिंग जल संधि। चलो आप ध्यान से देखो, ये महासागर हो गया, तुम्हारा महासागर हो गया, मिटा दे इसको। अब देखो, अब अपने लोग वायुमंडल को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो वायुमंडल, ये जो तुम आसपास देखते हो नहीं है, ये वायु की परत जो है ना, वायु की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, हमें दिख नहीं रही है, ठीक है, हम महसूस कर सकते हैं, वायु को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये हमें दिखती नहीं है, ठीक है। इसी को वायुमंडल बोला जाता है, ठीक है। अब बात समझ में, वायुमंडल जो है ना पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जीवन के लिए जो है ना जितना भी आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में ही पाया जाता है, ठीक है। अब बात समझ में इतना। अब देखो ध्यान से, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसी के मतलब उसी में हम सांस ले सकते हैं, उसी के सहायता से। बिना ऑक्सीजन के हम सांस ले सकते हैं? सांस ले सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अब बात समझ में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन जो है ना पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है? पृथ्वी से जो है ना, पृथ्वी से जो तापमान है, पृथ्वी के तापमान को अवशोषित करती है, उष्मा को अवशोषित करती है, और पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है, ठीक है। वायुमंडल के आयतन का, यानी जो वायुमंडल है उसका 99% भाग जो है ना केवल दो गैस है। वो कौन कौन है? केवल दो गैस। कौन कौन? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। वायुमंडल का 99% भाग जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब बात सुन लें, ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78%। बाकी जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम, ये सब गैस मौजूद है। क्लियर है? अब देखो, जो पृथ्वी की सतह है ना, उससे पृथ्वी की सतह से, यानी जिस पर हम रहते हैं, उससे ऊपर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है।
1600 किलोमीटर की, ठीक है। और ये सतह पर जो है ना वायुमंडल का जो संगठन है, यानी वायुमंडल में जो जो चीज़ें पाई जाती है, जैसे वायुमंडल का तापमान हो गया, उसमें उपस्थित गैस, उसके आधार पर जो है ना ये वायुमंडल जो इतना मतलब विशाल है उसको 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पूरे वायुमंडल को कितना भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में। तो स्थल से यानी नीचे से ऊपर तक जो है ना 5 भाग में बांटा जाता है ना। तो सबसे पहला जो सबसे निचला भाग है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। सबसे पहला कौन सा भाग है? क्षोभ मंडल। उसके ऊपर जो है ये समताप मंडल है। क्या है? समताप मंडल, ठीक है। तीसरा कौन है? तीसरा है मध्य मंडल। तीसरा भाग कौन सा है? मध्य मंडल। चौथा को बोलते हैं हम लोग आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल। आयन मंडल, ठीक। और पांचवा को बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, ठीक है। मंडल, बहिर्मंडल यानी सबसे निचला भाग कौन सा है? क्षोभ मंडल। और सबसे बाहर वाला भाग सबसे ऊपरी बहिर्मंडल, ठीक है। वायुमंडल की टोटल ऊंचाई कितनी है? यानी सतह, पृथ्वी की सतह से लेकर ऊपर तक 1600 किलोमीटर, ठीक है। हम वायुमंडल में जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे जो है ना तापमान जो है कम होता जाता है और घनत्व जो है ना बढ़ता चला जाता है। यानी यहाँ पर जितना घनत्व है उससे ज़्यादा, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे घनत्व क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा और तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है? कम होता जाता है और घनत्व बढ़ता चला जाता है। क्लियर है? पर्वतारोही देखो, यानी जो पर्वत पर सफ़र करता है, यानी पर्वत पर चढ़ता है, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, क्योंकि जब वो ऊपर जाता है ना तो घनत्व ज़्यादा रहता है, इसके कारण उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए वो अपने साथ क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसमें से वो सांस ले सकता है। क्लियर है? आए बात समझ में? और देखो ऊपर की ओर तापमान जैसे घटता जाएगा इसका मतलब ठंड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसलिए पहाड़ पर जो है ना, ऊंचा ऊंचा पहाड़ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है और वहाँ पर बर्फ़ की परत ढकी रहती है। क्यों? बहुत ज़्यादा ठंड के कारण बर्फ़ की परत से वो पहाड़ जो है ना बर्फ़ पहाड़ पर जमा रहता है, जिसको बोलते हैं हिमानी। हिमानी और कुछ नहीं बल्कि बर्फ़ के ऊपर जो है ना, सॉरी, पहाड़ों के ऊपर जो है ना बर्फ़ का नदियाँ होती है, जहाँ पर बर्फ़ जमा होता है, ठीक है। और वायुमंडल जो है वो पृथ्वी पर जो है ना दबाव डालती है। क्या करती है? दबाव डालती है, ठीक है। ये दबाव डालती है। ये जो दबाव जो है ना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। कहीं पर ज़्यादा दबाव हो सकता है, कहीं पर कम। तो वायु जो है ना वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है, उच्च दाब से अधिक दाब से निम्न दाब की ओर। और इसी गतिशील वायु को जो है ना हवा का नाम देते हैं, यानी पवन। आए बात समझ में? पवन क्या है? गतिशील वायु को ही हम पवन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझो, सबसे लास्ट जीव मंडल। जीव मंडल, जीव मंडल क्या होता है? जीव मंडल तीनों का मिला जुला रूप, यानी स्थल मंडल यानी भूमंडल, वायुमंडल और जल मंडल, ये तीनों का मिला जुला रूप होता है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, ठीक है। और जीव मंडल में जितना भी जीव मौजूद है वो सब एक दूसरे से संबंधित होता है और उसके बाद जीव मंडल से भी संबंधित होता है और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। अब बात सुने, जीव मंडल में जितना भी जीव पाया जाता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत में जितना भी जीव है जो गति कर सकता है, ठीक है, उसको शामिल किया गया है। और पादप जगत में उसको शामिल किया गया जो गति नहीं कर सकता, एक ही जगह पर स्थित रहता है, जैसे पेड़ पौधा, ये सब क्या है? पादप जगत में। अब बात सुन में